नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम एक और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कोलबर्ग साहब का जो बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सीडीपी का, हर साल सीटेट के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से सीधे सीधे तौर पर बनते हैं, उसे बड़े आसान शब्दों में समझेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पूरी पकड़ बेहतरीन बना दी जाएगी। तो इस बार सीटेट जनवरी 2024 का एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। तो कोलबर्ग साहब की अगर बात करें तो कोलबर्ग साहब के सिद्धांत को कहते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे के नैतिकता का विकास होता है। इसमें इन्होंने 6 स्टेजेस दी हैं, यानी कि 6 अवस्थाएं दी हैं। और चरण कितने दिए हैं? तो चरण दिए हैं, लेवल दिए हैं 3। तो याद रखिएगा 3 लेवल और 6 स्टेजेस, यानी हर एक चरण में 2 स्टेजेस दे रखी हैं। सबसे पहली, जिसे आप प्री कन्वेंशनल बोलते हैं, अंग्रेजी में ही याद करिएगा क्योंकि हिंदी में कहीं कहीं पूर्व पारंपरिक आ जाता है, पूर्व परंपरागत आ जाता है, पूर्व नैतिक भी लिखा आ जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसे प्री कन्वेंशनल ही कहा जाएगा। तो प्री कन्वेंशनल लेवल सबसे पहला लेवल है, जिसमें बच्चे की नैतिकता का आधार अपना फायदा होता है। क्या होता है? अपना फायदा। वो हर काम उसकी नजर में नैतिक है जिससे उसका फायदा हो रहा हो, जिससे उसको मजा आ रहा हो, जिससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही हो। तो क्या है? अपना फायदा देखता है। इसमें इस लेवल में पहली स्टेज है सजा व आज्ञाकारिता उन्मुखता, यानी बच्चा आज्ञाकारी है नहीं, आज्ञाकारी बनने का नाटक करता है। किस लिए? सजा से बचने के लिए। तो यानी यहां से एक प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न बनता है कि अच्छे व बुरे परिणाम, किसी चीज के कैसे परिणाम हैं, अच्छे व बुरे परिणाम डिसाइड करेंगे कि क्या नैतिक क्या अनैतिक, डिसाइड करेंगे कि क्या नैतिक क्या अनैतिक है। यानी अगर बच्चे को आज्ञा पालन के बाद उसको एप्रिसिएशन मिलता है तो वो आज्ञा को पालन करेगा, ठीक है, उसको काम को फॉलो करेगा, जो कही जा रही है बात उसको फॉलो करेगा, और कई बार वो दंड की वजह से भी आज्ञाकारिता दिखाता है। तो किस तरीके के परिणाम मिल रहे हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या उसके लिए नैतिक है क्या अनैतिक है। जिस काम को करने के बाद तारीफ मिलेगी वो समझ जाएगा कि ये नैतिक है, मम्मी पापा पसंद करते हैं, और जिसको करने पर किसी भी तरीके की तारीफ नहीं मिलेगी, दंड मिलेगा, समझ जाएगा ये अनैतिक है। इसी के अंदर एक दूसरा स्टेज है जिसे कहते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ये क्या कहता है? ये कहता है तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। यानी मेरी नजर में वही काम नैतिक है जो मैं अगर आपके लिए कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए बदले में करेंगे। तो वही चीज जिससे मेरी अपनी इच्छाओं की पूर्ति होती हो, मेरा फायदा होता हो, वो नैतिक है। ठीक साहब? तो यहां बच्चे में नैतिकता है? बिल्कुल नहीं है। एक तरफ वो नैतिकता का दिखावा करता है सजा से बचने के लिए, और दूसरी तरफ वो नैतिकता का दिखावा यहां तो कर भी नहीं रहा। क्या कर रहा है? सिंपली एक बात जानता है, जो चीज मेरे फायदे की, मेरी इच्छा की पूर्ति कर रही है, नैतिक है। जो चीज मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रही तो इसका मतलब अनैतिक है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए काम किया था। नेक्स्ट, दूसरी जिसे कहते हैं कन्वेंशनल स्टेज या पारंपरिक अवस्था। यहां बच्चे की नैतिकता का आधार है जो चीज समाज स्वीकार करती है वो नैतिक, जिस चीज को समाज अस्वीकार करता है वो अनैतिक। ठीक साहब? तो इसमें आती है सबसे पहले अच्छा लड़का व अच्छी लड़की उन्मुखता, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने के चक्कर में, कि बच्चा एक इसलिए काम करता है क्योंकि वो चाहता है उसके माता पिता उस पर गर्व महसूस करें, यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए नैतिकता का यहां पर फिर से दिखावा कर रहा है। किस लिए? क्योंकि उन्हीं चीजों को नैतिक मानता है जिसे समाज एक्सेप्ट करती है।
एक इसी नाम से दूसरी स्टेज जानी जाती है जिसे कानून या व्यवस्था की स्टेज कहते हैं, जिसमें बच्चा समाज के बनाए नियमों और कानूनों का पालन करता है क्योंकि समाज ने बनाए हैं। यहां पर आप देखते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसका क्या है, सम्मान है, वो सम्मान करता है। ट्रैफिक पर अगर पिताजी ट्रैफिक लाइट पर खड़े हैं, बेशक इधर से भी कोई नहीं आ रहा, उधर से भी कोई नहीं आ रहा, रिमोट एरिया में ट्रैफिक लाइट है, कोई नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक लाइट रेड हो रखी है तो वो जाने नहीं देगा, कहेगा नहीं, हमें कानून और व्यवस्था का सम्मान करना होगा। फिर आता है उत्तर पारंपरिक अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जहां नैतिकता का आधार बच्चे का खुद का विवेक है। वो अपने नैतिक तर्क के हिसाब से किसी को नैतिक बोलेगा, किसी चीज को अनैतिक बोलेगा। यहां वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, सामाजिक अनुबंध की बात करता है, यानी अगर मैं समाज के लिए उसके नियमों को मानता हूं तो बदले में समाज को भी मेरा काम करना होगा। यहां से एक लाइन हमेशा याद रखिएगा जो बनती है, यहां एक लाइन बनती है कि जिसे सिंपली कहा जाता है कि बच्चा जो है, जो भी इस स्टेज के अंदर बच्चा है, वो ये मानता है कि समाज व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए। समाज किसके लिए? व्यक्ति के लिए है। समाज किसके लिए है? व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति समाज के लिए है। और जरूरत पड़े तो समाज के नियमों में परिवर्तन कर लेना चाहिए। यहां सामाजिक अनुबंधन की बात करता है कि कहीं सामाजिकता निभाते निभाते इंसान नहीं मरना चाहिए, ठीक साहब। और फिर आता है स्वर्णिम नियम, यानी गोल्डन लॉ का समय। गोल्डन लॉ का टाइम आता है जब बच्चा सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता यानी यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन दिखाता है, जिसमें बच्चा ये कहता है कि मैं भूखा सो जाऊं लेकिन दूसरा खा ले। वसुधैव कुटुंबकम, यानी इतना नैतिक हो गया है, इतना नैतिक हो गया है कि काफी ऊपर उठ गया है, ज्यादा इंसानियत तक पहुंच गया है सार्वभौमिक नैतिकता। तो मुझे उम्मीद है कि इसे समझने के बाद अंतिम समय पर भी अगर आप एक बार इसे देख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बनाइए, इसे समझने के बाद एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्कों के सोपानों की विषय वस्तु के किस स्टेज के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके मम्मी पापा आप पर गर्व करेंगे, सजा की वजह से आज्ञाकारिता नहीं, गर्व करेंगे तो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहलाऊंगा। कौन से लेवल में? तो याद रखना लेवल 2 है आपका। लेवल 2 जिसे आप बोलते हैं पारंपरिक या कन्वेंशनल स्टेज जिसे आप बोलते हैं, ठीक साहब। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अकॉर्डिंग किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता अंदर से नहीं है, नैतिकता बाहरी चीजों से डिसाइडेड हो रही है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या नन ऑफ अबव। तो भैया देखिए, आपका पोस्ट कन्वेंशनल या पश्चिम पारंपरिक में नैतिकता का आधार स्वयं का विवेक है। आप जिसे सही मानते हैं, जिसे गलत मानते हैं, वो अपने हिसाब से। पारंपरिक या कन्वेंशनल में समाज की स्वीकृति नैतिकता का आधार है, समाज की स्वीकृति नैतिकता का आधार है। और पूर्व पारंपरिक प्री कन्वेंशनल में सजा, आज्ञाकारिता या अपना फायदा यानी बाहरी कारकों से नैतिकता निर्धारित है। आपके बड़ों ने जिसे कह दिया ये नैतिक है, वही नैतिक है, बाकी सब अनैतिक है। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित है कि दूसरे उसे सही माने, अप्रूव करें, फैमिली भी उसे अप्रूव करे, मूल्यों पर ध्यान देने पर ध्यान है, यानी कानून और व्यवस्था सम्मान करता है, समाज के नियमों पर आधारित है। इसे आप बोलते हो कन्वेंशनल या आप इसे बोलते हो पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क करता है आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा।
कि आप मुझे टॉफी दे दो, मैं आपके लिए घर का बिस्किट उठाकर लाना, आपके लिए चाय लाना, ये सारे काम करूंगा। ये बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की होता तो केवल अच्छा लड़का बन के ही मान जाता, ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूंगा। सामाजिक अनुबंधन होता तो समाज के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाते। यह अनुबंधन समाज के साथ दिखाते, किसी व्यक्ति के साथ नहीं दिखाते। समाज के साथ दिखाते कि मैं समाज के नियमों का पालन कर रहा हूं तो बदले में समाज भी मेरे इच्छाओं को मारेगा नहीं, मेरे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म नहीं करेगा। मैं अगर सरकार को चुन रहा हूं तो बदले में सरकार मेरे लिए वैकेंसी निकालेगी। यह होता। सामाजिक अनुबंधन भी नहीं है। सहायक उद्देश्य उन्मुखी जिसे आप इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन कहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल साहब, उसी के बारे में बात कर रहा है जिसे आप साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता भी कहते हैं। तुम मेरे लिए पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, अदला बदली, अपना फायदा। इसे कभी भी समाज उन्मुखता मत लगाइएगा, क्योंकि सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट वाला, उसमें सिंपल बात होती है कि समाज मेरे लिए कुछ करे तब मैं समाज के लिए करूंगा। तो वहां किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता कि तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपके ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे तरीके से इसके एक एक पॉइंट को, एक एक लेवल, एक एक स्टेज को समझ लीजिए। यकीन मानिए कुछ भी नहीं छूटेगा और पूरे 2 नंबर मिलेंगे। जब पेपर हो जाए तो उसके बाद मुझे जरूर बताइएगा इसके नीचे कमेंट करके कितनी हेल्पफुल रही आपके साथ, और बाकियों के साथ भी इसे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।